बलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को साधा है। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है मिलकर लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। योगी ने कहा कि 4 जून को इनकी दोस्ती फिर से खंड खंड हो जाएगी और देश में एक बार फिर से मोदी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के 400 पार की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, वे घबरा जाते हैं, चारों खाने चिट्टे हो जाते हैं। उनकी समझ ही में नहीं आता है कि ये 400 पार कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, जनता जनार्दन इसका जवाब भी देती है और उसका जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों बलिया भी इसके साथ में है ना। बलिया की क्या भावनाएं हैं, क्या बलिया भी ये चाहता है ना, बांसडी भी चाहता है ना यही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्वाभाविक रूप से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर के गुजरात के कच्छ तक एक ही नारा, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। और इस देश से आज मुझे सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में आप सबके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। विकसित भारत की आधारशिला जब तैयार हो रही थी, उस भारत को हमने देखा है और उस भारत को आगे बढ़ते हुए हमने आंखों से देखा है और उसमें हम सबका भी योगदान है। क्योंकि जो भी परिवर्तन आज हो रहा है, बहनों और भाइयों, इस परिवर्तन का नेतृत्व भले ही मोदी जी कर रहे हो, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपका वोट जब कमल चुनाव चिन्ह पे जाता है तो कमल चुनाव चिन्ह पर जब केंद्र में सरकार बनती है तो मोदी जी को और राज्य में सरकार बनती है तो वह ताकत मुझे मिलती है और दोनों मिलकर के फिर विकास की इस यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए आप कह सकते हैं हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, जब इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की राज्य में थी और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, रोज बम विस्फोट होते थे। कभी अयोध्या में बम विस्फोट, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद में। देश का कोई कोना नहीं छोटा था जहां विस्फोट न हुए हो। और जब हम तत्कालीन सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, वो कहते थे कैसे निपटे, आतंकवादी तो सीमा पार से हैं। बहनों और भाइयों, एक बहाना था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इच्छा शक्ति का अभाव था या वोट बैंक की राजनीति के चलते तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इनके द्वारा आतंकवाद से निपटने में कोताही बरती जाती थी। आज आपने देखा होगा 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है और अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी
नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत में विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वो अद्भुत है, दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाला है। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं अमृत भारत ट्रेन, और कहीं पर नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेहतरीन मॉडल ट्रेन की आज भारत स्वयं ही अपने यहां उसका प्रोडक्शन भी करता है और जनता जनार्दन की यातायात के लिए उन्हें उपलब्ध करवाता है। हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी। 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, अरे थोड़ा सोचो, एक भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, कुल आबादी 23 करोड़ लोग भूख से बिलखते हुए दिखाई देते हैं। देवरिया जिले में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के पक्ष में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कभी भी अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करेगी और अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार में आ गई तो खाकी को भी 3 साल के लिए कर देगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। भाजपा घबराई हुई है। सत्ता में हो और जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तभी इस मतदाता ने और तेजी से मतदान करना शुरू कर दिया है और देखिएगा छठवें चरण में अखिलेश जी जरा इधर भी देखिए, 6 सेंस का काम करेगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को करना चाहते हैं। ये उनका अधिकार था कि वो अपने बूथों में अधिकार है जब वो बूथ पे जा सकता है, देख सकता है, मतदान। 7वें और अंतिम चरण में महाराजगंज लोकसभा के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सभी पार्टी के नेता जिलों में प्रचार प्रसार और जनसभाएं कर रहे हैं। आज इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सिसवा विधानसभा के बापू शताब्दी इंटर कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। महाराजगंज वाले तो इसके गवाह हैं। महाराजगंज सहित हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। आज जिन 14 सीटों पे मतदान हो रहा है वहां विपक्षी गठबंधन सपा कांग्रेस के गठबंधन की जमानत जब्त हो रही है। बसपा का वैसे भी खाता खुलने वाला नहीं है। जो नारा शुरू में दिया गया है उत्तर प्रदेश की इस बार 80 की 80, देश में 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। ये जो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है ये विशेष तौर से पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है, नौजवानों का दुश्मन है, महिलाओं का दुश्मन है। इस गठबंधन को उखाड़ फेंकने का देश की जनता ने फैसला कर लिया है और चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, 2019 में आंधी थी, तो 2024 में तूफान चल रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस अस्त हो चुके सूरज हैं, इनका अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने राजा भैया पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो लोकतंत्र में संविधान को बचाना चाहेगा हम सब उनका गठबंधन में स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि देश का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। वहीं अनुप्रिया पटेल के बयान पर उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल का बयान अनावश्यक बयान था।
इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव में गठबंधन की जीत तय है। पिछली बार का चुनाव समीकरणों में फंस गया था, वरना धर्मेंद्र पिछली बार भी चुनाव जीत जाते, निरहुआ चुनाव हार जाते, बहुत कम वोट से चुनाव जीते थे। ऐसे में जिन्होंने चुनाव हराया था वो इस बार साथ हैं, तो जाहिर सी बात है। बात करने में मेनका गांधी को लेकर उनको कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या लगता है कि पार्टी के साथ है या मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन सुल्तानपुर की सीट भी जीतेगा। राहुल गांधी वायनाड की रायबरेली दोनों प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अब दोनों में होड़ है कि कौन किसका मार्जिन ज्यादा रहेगा, अंतर ज्यादा किसका ज्यादा रहेगा, वो ठीक है। वायनाड रहेंगे कि रायबरेली? दोनों परिवार की तरह है। अब ये फैसला तो उनको खुद को करना है कि कहाँ रहेंगे। अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस सपाइयों का उत्पीड़न कर रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे का कहना है कि सपा प्रत्याशी ट्रैक रिकॉर्ड ही लगातार अफवाह फैलाने का रहा है। उन्होंने पहले अफवाह फैलाई कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और फिर खुद ही उसका खंडन कर दिया। परसों से ही पुलिस ने नहीं, मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन मुझे प्रताड़ित किया गया। जिस तरह से कल से ही, परसों से ही पुलिस ने तांडव करना शुरू किया। हमारे कार्यकर्ता श्री राधेश्याम यादव जी, जो कटका थाने के हैं, उनके घर में पुलिस जाकर और उनकी बेटी को, पत्नी को गाली देने का काम किया, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें रात भर पुलिस उनका घेर कर खड़ी रही, इसलिए कि वो जिससे लोगों के बीच में ना जा सकें और समाजवादी पार्टी का प्रचार न कर सकें। परसों से ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का काम किया गया। आपने इसी तरह से आपने शिकायत भी किया है उसको? शिकायत करने के बाद उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा ही शिकायत के बाद पुलिस और नग्नता के साथ उनके बाल बच्चों तक को गाली देने का काम किया। मैं अंबेडकर नगर की महान जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन प्रलोभन को ठुकरा करके, लात मार करके अंबेडकर नगर की जनता भारी मात्रा में निकल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस क्षेत्र के पिछड़े, दलित सब लोग इकट्ठा होकर के, सब समाज के लोग इकट्ठा होकर के भारी मात्रा से निकल करके अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं और इसके लिए मैं उनका अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, सपा प्रत्याशी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, निरंतर उन्होंने जनता में अफवाहें फैला करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अभी वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया और जो कुछ भी कल रात से, पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे के पूरे अंबेडकर नगर में हर जगह शराब, पैसा और उसके साथ साथ डराना, धमकाना, गुंडों का इधर उधर जाना, गरीब कमज़ोर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, ये पूरे तरीके से पिछली 3 रातों से चलता चला रहा है। कानपुर के चर्चित इरफान सोलंकी मामले में इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी और मां खुर्शीदा बानो ने नाजिर फातिमा के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन नाजिर फातिमा जानबूझकर गलत आरोप लगा रही है। दरअसल नाजिर फातिमा ने इरफान और रिजवान सोलंकी पर उनके परिजनों को धमकियां देने का आरोप लगाया है। सोलंकी परिजनों का कहना है कि नाजिर फातिमा केवल पुलिस प्रशासन और न्यायालय को गुमराह कर रही है। परसों हमने एक बयान देखा था, तो उसमें जो हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम किसी को धमका रहे हैं या गवाह जो वादिनी है उनको हम धमका रहे हैं, तो बिल्कुल उनके सरासर हम उनका काउंटर करते हैं। उनकी जो उन्होंने बोला है उसका, पहली बात तो हम लोगों से ज़्यादा क्या वो परेशान है। पिछले 18 महीने से 2 हमारे घर के सदस्य जेल में हैं और सफ़र हम कर रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। वो तो एटलीस्ट अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ है, अपने उनके बेटे बेटियां सब घर में हैं, उनका पूरा परिवार साथ में है, तो उनको क्यों धमकाएंगे, उनको हम क्यों परेशान करेंगे। जो हम लोग परेशान हैं इस वक्त, तो हम क्यों किसी को धमकाएंगे।
और उनसे कहें सब्र रखे, भरोसा रखे ऊपर वाले से, न्यायालय पे भरोसा रखे। सब्र का वक्त हम लोगों का मजबूत हुआ, आप भी रखें इंशाल्लाह। अगर वो सही होंगे तो इंसाफ उनका है, नहीं तो इंसाफ विधायक जी के साथ होगा। इस पूरे उसमें जो ये आरोप और पेपर और जब वो कर रही हैं, इसमें एक रोचक बात और है। रोचक बात ये, मुकदमा तो खत्म हो गया, अब सिर्फ वो निर्णय पर है। आपको किसी प्रकार से धमकाना, समझाना, इसका हमको क्या लाभ या क्या हानि होगी? आपकी तो गवाही हो चुकी है, आपको तो जो आरोप लगाने थे लगा चुके हैं, अब हम क्यों करेंगे? और पूरे शहर में इस समय पूरी तरह से पूरा शहर सीसीटीवी प्रोटेक्टेड है। पूरी तरीके से जांच कराई जाए, इवन उनकी जांच कराई जाए, जिससे कि ये पता चल सके वो किसके इशारे पर न्यायालय को प्रभावित करने की कोशिश। पीएम मोदी रविवार को मऊ के रतनपुरा ब्लॉक के मेवड़ी गांव के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी की चुनावी जनसभा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि लाखों की संख्या में जनता कल की जनसभा में पहुंचने वाली है। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, उनको सिर्फ 0 सीट मिलने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल मऊ आगमन हो रहा है। घोसी लोकसभा क्षेत्र के हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अरविंद राजभर जी के समर्थन में बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में सभी यहाँ के जो निवासी हैं वो आना चाहते हैं। हमने कई गांवों में संपर्क किया है, स्थानीय लोगों से बात किया है, तो सबके मन में प्रबल इच्छा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात है, महिलाएं बड़ी संख्या में आने वाली हैं। सभी वर्गों के जो जनमानस के हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग आ रहे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ छुटपुट काम रह गया है, इसको भी शाम तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। शाहजहांपुर में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते बच्चे नदी में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बच्चों में 2 सगे भाई शामिल हैं। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने तीनों के शवों को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना सहरामोड़ अछड़े के ग्राम परसनिया में गदा नदी में 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना पुलिस व उच्चाधिकारीगण मौके पहुंचे। गांव वालों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। 3 बच्चे की डूबने से मृत्यु हुई है। उनके नाम है शिवम, हरेंद्र व शीशपाल। इनकी उम्र 10 से 12 वर्ष है। शिवम व हरेंद्र सगे भाई हैं और शीशपाल चाचा का लड़का है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। कानपुर के हरबंस मोहाल रोड स्थित एक होटल में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कल दिनांक 24 मई 2024 को थाना हरवंश मॉल क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में 5 युवक एंट्री लेते हैं। उनके एंट्री करने के बाद उनके द्वारा 2 घंटे बाद नीचे रिसेप्शन पर आकर बताया गया कि उनके साथी की तबीयत खराब हो गई, इलाज के लिए अस्पताल लेके जा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया युवक को। आज मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। होटल से सीसीटीवी कैमरे जितने लगे हैं उनकी तस्दीक किया जा रहा है। डीवीआर को कब्जे ले लिया गया है। पंचायतनामा भरकर पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र में एक चचेरे भाई ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। टॉफी का लालच देकर आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया और फिर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं जब बच्ची की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी युवक फरार हो गया। खून से लथपथ बच्ची को लेकर पीड़ित पिता थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज दिन में 1 बजे के आसपास थाना ठठिया पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 5.5 साल है, अपनी दादी के साथ खेत पर गई हुई थी। वहीं पड़ोस में खेत पर काम कर रहा एक युवक उसकी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुराचार किया।
इस तहरीर पर तत्काल थाना ठटिया पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की उम्र भी 16-17 साल ही बताई जा रही है। बच्ची को आरंभिक रूप से सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां से उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। गाजियाबाद के विजयनगर में बीते दिनों कमरे के अंदर युवक का शव मिलने के बाद पुलिस एक्टिव मोड पर है। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए प्रेम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पैसे के लेन देन के चक्कर में दोनों का विवाद हो गया था और आरोपी ने शुभम पर 2 बार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों के बीच में आपस में पैसे को लेन देन के लिए करके झगड़ा हुआ था और शराब के नशे में प्रेम कुमार ने शुभम के ऊपर सिलेंडर से मार करके उसके सर में उसकी हत्या करके उसका मोबाइल फ़ोन लेकर के और उसको कमरे में ताला बंद करके फरार हो गया था। मकान मालिक सौदान सिंह की तहरीर पर इसमें मुकदमा कायम हुआ था और आज प्रेम की गिरफ्तारी हुई है। प्रेम की निशानदेही पे उसका मृतक का लूटा गया जो मोबाइल है उसका लेके भागा था वो बरामद हुआ और सिलेंडर बरामद हुआ है और प्रेम को जेल भेजा जा रहा है आवश्यक कार्रवाई की। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के गांव नगला उसर में सड़क किनारे पूर्व प्रधान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों के साथ पड़ोसी गांव के वर्तमान प्रधान पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव सड़क पर रखकर जाम लगाया, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। थाना कुरावली के नगला ऊसर के खेत पालपुर प्रधान की NH 31 सर्विस रोड पे बॉडी मिली थी, जिसको थाना पुलिस ने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई की जाएगी। लेकिन सर परिवार वाले जो हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं गाँव की वो तो PM रिपोर्ट आने के बाद जो भी वो तहरीर देंगे उस कार्रवाई हो जाएगी। ये ले गए घर से लगा के फोन कर दिया कि आ जाओ 2 रुपया देके और इन्हें बैठा के ले गए और इन्हें गाड़ी में लाद के ले गए और क्या कह रहे हमने कहा मेरा भाई कहा है तो क्या कह रहे तेरा भाई दावत खाने गया है। कौन ले गया था? भूप सिंह ले गया था और सुभाष और नरेंद्र और नारायण के प्रधान 3-4 लोग हैं इसमें शामिल। क्या लगता है किस तरीके से मौत हुई आपके भाई की? मर्डर किया हुआ गला दाब के। क्या कोई रंजिश वगैरह थी? कोई नहीं सर, कुछ नहीं। किसने किया मर्डर? भूप सिंह ने, सुभाष ने। बहराइच जिले की रूपई डीहा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नेपाल सीमा से भारत सीमा में प्रवेश कर रहे 2 चोरों को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो सुनसान इलाकों से बाइक चुराकर नंबर प्लेट बदलकर नेपाल में बेचने का काम करते थे। दोनों युवकों को निशानदेही पर पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी की 11 बाइकें बरामद कर ली हैं और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सियोनानपारा और इंस्पेक्टर बेटिया की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। जब पेपर वहाँ गया तो इनके पास कोई पेपर नहीं था। फिर इनसे जब पूछताछ की तो वाहन चोरी की निकली। फिर और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो कि एक वाहन चोर का एक इंटरनेशनल गैंग है जो इंडिया से वाहन चुरा करके नेपाल बेचते थे, नेपाल से वाहन चुरा करके ला करके इंडिया बेचते थे और वहाँ के नंबर प्लेट लगा करके बदल करके गाड़ियाँ चलाते थे। और अभी तक इनके पोजीशन से 11 गाड़ियों का बरामद हुआ है, जिसमें 2 लिंक हो गए हैं। बाकी और जो 9 गाड़ियाँ हैं उनको लिंक कराया जा रहा है कि इन्होंने कहाँ से चोरी किया। झांसी जिले के एक छोटे से गांव बसोबई में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक 2 शादियों के बाद तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। युवक ने सोचा कि वो दोनों पत्नियों को धोखा देकर तीसरी शादी कर लेगा। तीसरी शादी के लिए युवक ने योजना के अनुसार झांसी जिले के बसोबई गांव में एक लड़की से संपर्क किया। जितेंद्र ने लड़की और उसके परिवार को ये बताया कि वो अविवाहित है, लेकिन जितेंद्र की दोनों पत्नियां पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई और सारी सच्चाई पीड़ित परिवार के सामने रख दी। शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की,
तो यहाँ पर दो महिलाएं पुलिस के साथ आईं, तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर दो महिलाएं आईं पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ, और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये दो महिलाएं वहाँ से आईं, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया, तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया। सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना, हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और मालूम चले कि तीसरी शादी कर रहा है। कौन कर रहा था? जितेंद्र शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब? हमारी भी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम रखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद? उनकी कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गांव में? बसोबई में। फिर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है, तो हम हमारे आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ में रहती हैं? जिगनी में रहते। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि इनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर